हमने लाइट को हमेशा एक वेव के तौर पर देखा है और इसे एक कंटिन्यूअस वेव पैटर्न की सूरत में दिखाया है, जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी सिंक में हरकत कर रहे होते हैं। और अगर आप इसे एक छोटी ओपनिंग से गुजारें तो आखिर क्यों ना इसे वेव ही समझा जाए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैल जाएगी, डिफ्रैक्शन होगी, और यही तो वेव्स का खासा है। या अगर आप उसे खुद ही से ओवरलैप होने दें, अगर किसी रीजन में कोई वेव हो और वो बिल्कुल किसी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ अलाइन हो जाए, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। अगर वो आउट ऑफ फेज हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। यही वेव्स का अमल है। तो फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव क्यों ना कहें, और सब लोग यही सोचते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में फिजिसिस्ट ने एक हैरानकुन चीज दरियाफ्त की। उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि लाइट और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी दिखा सकती हैं। और मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो किसी जगह पर लोकलाइज्ड हो जाए। वेव्स भी लोकलाइज्ड हो सकती हैं। अगर आप यहाँ कोई वेव भेजें जो कि एक वेव पल्स हो, तो वो वेव पल्स काफ़ी हद तक लोकलाइज्ड होती है। जब वो यहाँ से ट्रैवल कर रही हो तो वो पार्टिकल जैसी लगेगी। लेकिन हमारा मतलब असल में ये नहीं है। हमारा मतलब इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है। हमारा मतलब ये है, जैसा कि फिजिसिस्ट ने दरियाफ्त किया, कि लाइट और लाइट पार्टिकल्स सिर्फ ख़ास मिकदार में एनर्जी डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ डिस्क्रीट मिकदार में एनर्जी। एक ख़ास चंक होता है एनर्जी का जो लाइट डिपॉजिट कर सकती है, इससे कम नहीं। इसीलिए इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। आपने क्वांटम लीप का नाम सुना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है एक डिस्क्रीट जंप, इससे कम नहीं। तो फिर हम लाइट के इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? हम इन्हें फोटॉन्स कहते हैं। हम इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं? ये थोड़ा ट्रिकी है। अब हमें पता है कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों तरह बिहेव कर सकती है, तो हम कभी कभी दरमियान का रास्ता निकालते हैं। कभी आप इसे इस तरह देखेंगे जैसे ये एक वेवी पार्टिकल हो, तो ये एक फोटॉन है, ये दूसरा फोटॉन है। असल में यही मसला है। यही असल मसला है जिसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहा जाता है। ये हकीकत के लाइट और बाकी सब चीज़ें भी इस तरह बिहेव कर सकती हैं कि इनमें वेव जैसी खुसूसियात नजर आए। ये पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी दिखा सकती है। इसकी कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। हम अपने जहन में कोई ऐसी चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते जो ये कर सके, यानी एक साथ वेव और पार्टिकल दोनों तरह बिहेव करे। तो असल में किसी किस्म की विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना नामुमकिन है, लेकिन कुछ ड्रॉ करना हमेशा अच्छा होता है। तो हम अपने फोटॉन्स को इस तरह ड्रॉ करते हैं। और मैं यहाँ असल में ये कहना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ एक डिटेक्टर रखा हो जो मेजर कर सके कि उसे किसी लाइट सोर्स से कितनी लाइट एनर्जी मिल रही है। मेरा मतलब ये है कि अगर वो डिटेक्टर इतना सेंसिटिव हो तो या तो आपको कोई लाइट एनर्जी नहीं मिलेगी, या एक जंप, या कोई लाइट एनर्जी नहीं, या फिर आपने एक और फोटोन एब्सॉर्ब कर लिया। आपको दरमियान में कुछ नहीं मिल सकता। अगर क्वांटम जंप 3 यूनिट्स एनर्जी का हो, मैं अभी कोई ख़ास यूनिट नहीं देना चाहती, लेकिन फ़र्ज़ करें 3 यूनिट्स एनर्जी एब्सॉर्ब हो सकती है। अगर फोटॉन की एनर्जी इतनी हो, अगर ये फोटॉन्स 3 यूनिट्स एनर्जी लेकर आ रहे हों, तो आप या तो कोई एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, या फिर सारी तीनों एब्सॉर्ब करेंगे। आप आधी एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। आप 1 यूनिट एनर्जी या 2 यूनिट्स एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। या तो पूरी एब्सॉर्ब करेंगे या कुछ भी नहीं। और इसीलिए इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। आपको ये डिस्क्रीट बिहेवियर मिलता है कि लाइट अपनी सारी एनर्जी पार्टिकल लाइक तरीके से डिपॉजिट करेगी या बिल्कुल भी नहीं। कितनी एनर्जी? हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है। एक फोटॉन में एनर्जी की मिकदार ये है। ये फॉर्मूलर से मालूम होती है, और इसमें सबसे पहली चीज़ है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच वो लेटर है जो हम प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टाइम्स एफ, बस यही है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। एफ फ्रीक्वेंसी है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? देखें, प्लैंक असल में क्वांटम मैकेनिक्स के बानी थे।
प्लैंक वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने ये कांस्टेंट मालूम किया और ये बताया कि लाइट सिर्फ अपनी एनर्जी डिस्क्रीट अमाउंट्स में डिपॉजिट कर सकती है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत ही छोटा है, ये 6.626 ज़रब 10 की ताकत -34 जूल टाइम्स सेकंड है। 10 की ताकत -34 फिजिक्स में इतने छोटे नंबर्स बहुत कम हैं। ज़रब फ्रीक्वेंसी ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस होती हैं और ये हर्ट्स में मेजर की जाती है। अब हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि फिजिसिस्ट ने ये पहले क्यों नहीं डिस्कवर किया, और इसकी वजह ये है कि प्लैंक्स कांस्टेंट इतना छोटा है कि इन फोटॉन्स की एनर्जी भी बहुत ही कम होती है। इस डिस्क्रीट एनर्जी की ग्रेनीनेस जो डिपॉजिट हो रही है वो इतनी छोटी है कि सब कुछ स्मूथ लगता है। आपको ये पता नहीं चलता कि कोई सबसे छोटी अमाउंट है, या कम से कम ये जानना बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ 3 यूनिट्स कहने के बजाय अब हम खास तौर पर बात करते हैं वायलेट लाइट के लिए। तो आपके पास वायलेट है। एक वायलेट फोटोन की एनर्जी कितनी है? देखें, वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी है 7.5 ज़रब 10 की ताकत 14 THz। तो अगर आप ये नंबर ज़रब करें पहले प्लैंक्स कांस्टेंट यानी 6.626 ज़रब 10 की ताकत -34, तो आपको ये मिलेगा कि एक वायलेट फोटोन की एनर्जी तकरीबन 5 ज़रब 10 की ताकत -19 जूल्स है। 5 ज़रब 10 की ताकत -19 ये बहुत ही छोटा है, इसे देखना मुश्किल है। ये नोटिस करना मुश्किल है कि एनर्जी इस डिस्क्रीट अमाउंट में आ रही है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी, मेरा मतलब है आपके सिंक से निकलता हुआ पानी। सिंक से निकलता हुआ पानी कंटिन्यूअस लगता है। हमें पता है कि इसमें असल में डिस्क्रीट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आप सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल ले सकते हैं या कोई नहीं, या 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी डिस्क्रीट अमाउंट्स में। लेकिन चूंकि ये इतने ज़्यादा और इतने छोटे होते हैं, इसलिए ये पता चलना मुश्किल है कि ये बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है। यही कुछ इस लाइट के साथ हो रहा है। इस एनर्जी की मिकदार बहुत ही छोटी है। हर वायलेट फोटोन के पास एनर्जी की मिकदार बहुत ही कम होती है जो ये कंट्रीब्यूट करता है। असल में अगर आप जानना चाहें कि ये कितनी कम है, एक बेसबॉल और एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर अगर बॉल को तेजी से फेंके तो आपको पता है इसमें तकरीबन 100 जूल्स एनर्जी होती है। अगर आप जानना चाहें कि इन फोटॉन्स में से यानी वायलेट फोटॉन्स में से कितने चाहिए होंगे ताकि एक बेसबॉल को मेजर लीग की स्पीड पर फेंकने वाली एनर्जी के बराबर हो जाए, तो तकरीबन 2 मिलियन ट्रिलियन ऐसे फोटॉन्स चाहिए होंगे ताकि एनर्जी बराबर हो जाए। एक बेसबॉल जो फेंकी जाती है, इसीलिए हम ये चीज़ें माइक्रोस्कोपिक स्केल पर नहीं देख सकते। हमारे लिए या प्रैक्टिकल तौर पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लाइट बेसिकली कंटिन्यूअस ही लगती है। ये किसी भी किस्म की एनर्जी डिपॉजिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्केल इतना छोटा है। लेकिन अगर आप इसे करीब से देखें तो लाइट सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट्स में ही डिपॉजिट कर सकती है। अब मेरा मतलब ये नहीं कि लाइट सिर्फ छोटी अमाउंट्स में डिपॉजिट कर सकती है। लाइट बहुत ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट कर सकती है, लेकिन ये हमेशा चंक्स में करती है। तो इसे इस तरह सोचें। अब ये सब कुछ हटा देती हूँ। इसे इस तरह सोचें। फर्ज करें आपके पास एक डिटेक्टर है जो ये मेजर करेगा कि वो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, और हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हम ग्राफ बनाएंगे कि ये डिटेक्टर क्या मेजर करेगा, यानी जितनी एनर्जी फी वक्त ये मेजर करेगा। तो हम एनर्जी की मिकदार फी वक्त हासिल करेंगे। अब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकते हैं, और डिटेक्टर पर माइक्रोस्कोपिक स्केल पर ये कुछ इस तरह नज़र आ सकता है। आप देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी मिल रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कलेक्ट हो रही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि माइक्रोस्कोपिक तौर पर अगर आप देखें तो जो हो रहा है वो ये है कि आपने यहाँ एक फोटोन एब्सॉर्ब किया,
आपने एक और फोटॉन एब्सॉर्ब किया, फिर एक और एब्सॉर्ब किया, फिर एक साथ कई फोटॉन्स एब्सॉर्ब किए। आप बार बार ये फोटॉन्स एब्सॉर्ब करते रहें तो आप काफ़ी सारी एनर्जी जमा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। बस अगर आप इसे बहुत करीब से देखें तो आपको ये स्टेप पैटर्न नजर आएगा जिसमें एक वक्त में फोटॉन्स एब्सॉर्ब हो रहे हैं एक खास तादाद में। हो सकता है कि एक लम्हे में ये 3 फोटॉन्स एब्सॉर्ब करे या किसी और लम्हे में 4, लेकिन इसके दरमियान कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ये लाजमी है कि एनर्जी का एब्सॉर्ब होना डिस्क्रीट हो, यानी या तो मुकम्मल तौर पर एब्सॉर्ब होगा या बिल्कुल नहीं होगा। और ये माइक्रोस्कोपिक सतह पर तो स्मूथ लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक सतह पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि लाइट एनर्जी डिस्क्रीट हिस्सों में आ रही है और इसको बयान किया जाता है इस इक्वेशन से जो आपको देती है इंडिविजुअल लाइट फोटॉन्स की आखिरी एनर्जी